नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा घोषित शिक्षक भर्ती परीक्षा में वर्ग एक में व्याख्याता की भर्ती जल्द ही प्रारंभ होने वाली है। उसके एग्जाम्स जल्द ही चालू होने वाले हैं। तो इस एग्जाम्स में जो मैथमेटिक्स का जो पार्ट है या मैथमेटिक्स में जो लेक्चरर की जो भर्ती होने वाली है, उसका कंप्लीट कोर्स मैं लेके आया हूं राजपूत ट्यूटोरियल के इस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म रेला में, जिसमें जो पूरे 5 यूनिट है मैथमेटिक्स के, जिनका कुल वेटेज जो 100 मार्क्स का होगा, उसकी पूरी तैयारी आपको इस कोर्स में मिल जाएंगी। और बहुत सारे 1000 से भी ज्यादा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल्स आपको देखने को मिलेंगे। तो इसी कड़ी में आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, अर्थात अवकलज के अनुप्रयोग। अवकलज के अनुप्रयोग या डेरिवेटिव के एप्लीकेशंस बहुत सारे हैं। आज की क्लास में हम जो दो एप्लीकेशंस डिस्कस करेंगे और उन पे बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो है रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी, मतलब कि राशियों के परिवर्तन की दर, एक तो ये देखेंगे। और जो दूसरा एप्लीकेशन हम देखने वाले हैं वो स्पर्श रेखाएं और अभिलंब, मतलब कि टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स टू ए कर्व। तो एक कर्व पे टेंजेंट और नॉर्मल के जो स्लोप है, उसकी ढाल है, वो कैसे निकाली जाती है, उनकी इक्वेशंस कैसे निकाली जाती है, इसके कुछ बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस, अच्छे ट्रिकी क्वेश्चंस हम आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास सबसे पहली चीज के साथ या सबसे पहले टॉपिक के साथ, जिसका नाम है रेट ऑफ चेंज, मतलब कि परिवर्तन की दर एक क्वांटिटी की या एक राशि की दूसरे राशि के सापेक्ष में। तो मान लेते हैं कि यहां पर एक क्वांटिटी y है, एक राशि y है, जो कि दूसरी राशि x के सापेक्ष में परिवर्तित हो रही है, और हमें एक बिंदु x इज इक्वल टू एक्स नॉट पे उसके परिवर्तन की दर निकालनी है। तो वो किस तरह से निकाली जाती है, इसे एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। मान लीजिए y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये एक इक्वेशन है। y यहां पर डिपेंडेंट वेरिएबल है, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। और अगर हमें यह निकालना है कि y में किस रेट से चेंज हो रहा है, किस दर से परिवर्तन हो रहा है जब x की वैल्यू 3 है, तो ये निकालने के लिए हम सबसे पहले y का डेरिवेटिव निकालेंगे, y का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो dy बाई dx निकाला जाएगा। तो dy बाई dx की वैल्यू यहां पर क्या हो जाएगी, 2x हो जाएगी। और उसके बाद इस डेरिवेटिव में हम x का मान रख देंगे, तो x की जगह पे 3 रखेंगे, तो ये हो जाएगा dy बाई dx एट x इज इक्वल टू 3 विल बी इक्वल टू 2 इंटू 3, मतलब क्या आ जाएगा ये 6, 2 तिया 6। तो इसका मतलब जब x का मान 3 है तो y का x के सापेक्ष में जो परिवर्तन की दर है वो 6 है। तो ये है रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी y विद रिस्पेक्ट टू x, राशि y के राशि x के सापेक्ष में परिवर्तन की दर। अब चलिए हम यहाँ पर इस टॉपिक को और भी कुछ क्वेश्चंस के साथ समझते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आपको सामने स्क्रीन पे दिख रहा है वो क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन बोलता है ए स्टोन इज ड्रॉप्ड इन टू ए क्वाइट लेक, मतलब कि एक पत्थर है जो एक झील में, एक शांत झील में फेंका जा रहा है। एंड वेव मूव्स इन ए सर्कल्स एंड स्पीड एट अ रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो जब हम एक शांत झील में एक पत्थर को फेंकेंगे तो तरंगे पैदा होंगी। तो ये जो वेव्स है वो सर्कल के शेप में, मतलब कि एक वृत्त के शेप में आगे बढ़ रही है। और किस तेजी से बढ़ रही है, 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, इस तेजी से वो आगे बढ़ रही है। एट इंस्टेंट when the radius of the circular wave is 8 सेंटीमीटर, मतलब कि उस समय की बात कर रहा है जब उस सर्कुलर वेव, मतलब कि वृत्तीय तरंग का जो त्रिज्या है वो 8 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर है। तो उस समय जो एरिया है, उस वृत्त से जो एनक्लोज्ड एरिया है वो किस रेट से इंक्रीज हो रहा है, ये आपको निकालना है। मतलब कि आपको त्रिज्या में जो परिवर्तन हो रहा है, रेडियस में जो चेंज हो रहा है, वो रेट दिया हुआ है। तो मान लेते हैं इस तरह से वो सर्कुलर वेव बन रही है, वो वृत्तीय तरंग बन रही है, जिसका रेडियस अगर हम r मानते हैं, तो यहां पर आपको त्रिज्या या r में परिवर्तन की दर दी हुई है, मतलब कि dr अपॉन dt की वैल्यू दी हुई है।
और ये कितनी दी हुई है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये आपको दिया हुआ है। ठीक है, और क्या बोल रहा है इसमें, ये बोल रहा है जब रेडियस की वैल्यू 8 सेंटीमीटर होगी, मतलब कि जब r इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर होगा, उस वक्त उस समय इसका जो एरिया है, इस सर्कल का जो एरिया है वो किस दर से परिवर्तित हो रहा है, मतलब कि एट x इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर dA बाय dt इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, इसकी वैल्यू क्या होगी ये पूछ रहा है। समझ में आया? तो पहला काम हमको ये करना है कि जो भी प्रश्न आपको दिया हुआ है उसे सही तरीके से समझना है और सारी चीजें यहां पर जानकारी लिख देना है। अब देखते हैं कि जो सर्कल है उसका एरिया क्या होता है। तो सर्कल के एरिया का फॉर्मूला होता है a इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। तो हमने सबसे पहले ये एरिया का फॉर्मूला लिख दिया। अब देखिए जो परिवर्तन की दर है वो सेकेंड में है, मतलब सेंटीमीटर पर सेकेंड, और एरिया भी जो चेंज निकालना है वो टाइम के रिस्पेक्ट में निकालना है, टाइम के सापेक्ष में निकालना है। तो हम इस एरिया को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो यहां पर दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे टी के सापेक्ष में, टी के रिस्पेक्ट में। तो इधर पे तो आ जाएगा भाई dA बाई dt, इधर पे आ जाएगा d बाई dt, और ये वाली टर्म आ गई पाई आर स्क्वायर। अब देखिए पाई तो कांस्टेंट है तो बाहर निकल जाएगा, आर स्क्वायर को जब डिफरेंशिएट करेंगे टी के रिस्पेक्ट में तो आर स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 2r इंटू डी आर अपॉन डी टी, ये आ जाएगा। अब देखिए यहां पर आपको कौन कौन सी चीजें दी हुई है। आपको r का मान क्या लेना है, ये दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, और डी आर बाई डी टी का मान क्या लेना है वो भी दे दिया है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ये दोनों चीजें यहां पर लिख देते हैं। तो पाई इंटू 2, r की जगह पे आ गया 8 और dr बाई dt की जगह पे आ गया 5। तो देखो क्या हो जाएगा, 8 दूनी 16, पंचे 80, तो ये कितना आ जाएगा 80 पाई। और चूंकि ये एरिया है, एरिया की यूनिट सेंटीमीटर पर स्क्वायर होती है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, और पर सेंटीमीटर क्योंकि ये टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। इस दर से उस वृत्तीय तरंग का एरिया बढ़ेगा, उस सर्कुलर वेव के एरिया में इस रेट से चेंज होगा। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो देखिए अगला प्रश्न बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रश्न है। क्या लिखा हुआ है, ए लेडर, मतलब कि एक सीढ़ी है जिसकी लंबाई कितनी है 5 मीटर, इज लीनिंग अगेंस्ट ए वॉल। तो वो एक वॉल है, एक दीवार है, उसके पर वो टिक के रखी हुई है। जैसे कि अगर मान लेते हैं हम इस तरह से एक दीवार है, ये हो गया एक दीवार, तो यहां पर एक इस तरह से सीढ़ी इस तरह से टिकी हुई है, और ये सीढ़ी का फुट हो गया, मतलब उसका नीचे का हिस्सा हो गया, और ये जमीन हो गई, और ये उस दीवार का फुट हो गया। ठीक है, उसका बॉटम हो गया, इस तरह से उसके निचला हिस्सा हो गया। तो यहां पर ये जो सीढ़ी है उसकी लंबाई आपको कितनी दी हुई है 5 मीटर दी हुई है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, द बॉटम ऑफ द लेडर इज पुल्ड अलोंग द ग्राउंड। तो ये जो बॉटम ऑफ लेडर है, मान लेते हैं ये हो गया बॉटम ऑफ लेडर, मतलब सीढ़ी का एकदम निचला हिस्सा, ये बी टॉप ऑफ द लेडर, मतलब सीढ़ी का सबसे ऊपरी हिस्सा। तो सीढ़ी के सबसे निचले हिस्से को, बॉटम ऑफ द लेडर, इज पुल्ड अलोंग द ग्राउंड। तो इसको हम पुल कर रहे हैं, तो किस तरफ पुल कर रहे हैं, अवे फ्रॉम द वॉल, मतलब वॉल से दूर पुल कर रहे हैं, मतलब इस तरफ उसको खींच रहे हैं। तो जब हम इस सीढ़ी को इस तरफ खींचेंगे तो इसकी लंबाई तो फिक्स है 5 मीटर। तो क्या होगा, ये वाला हिस्सा जो है, जो टॉप वाला हिस्सा है, वो नीचे की तरफ खसकेगा। तो कुछ इस तरह से वहां पर आपको परिवर्तन देखने को मिलेगा। अब यहां पर बोल रहे हैं जो बॉटम ऑफ फुट को हम खींच रहे हैं वो 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड के रेट से, इस दर से उसको खींचा जा रहा है। तो यहां पर किस रेट से चेंज हो रहा है, इसमें 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड के रेट से चेंज हो रहा है। अच्छा, किस में चेंज हो रहा है, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहां पर ये जब सीढ़ी रखी हुई है दीवार से टिक के, तो वो एक राइट एंगल ट्राइंगल बना रही है, जिसमें यहां पर आपको 90 डिग्री इस जगह पे दिख रहा है। तो दरअसल इसके बेस में चेंज हो रहा है। तो अगर हम मान ले इसका बेस x
है, इसका परपेंडिकुलर y है, तो x में परिवर्तन की दर आपको दी हुई है, मतलब कि dx बाय dt का मान आपको दिया हुआ है, और वो कितना दिया हुआ है, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये दिया हुआ है। अब क्वेश्चन में आगे बोल रहा है हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ द वॉल डिक्रीजिंग, मतलब ये जो हाइट ऑन द वॉल इज डिक्रीजिंग, मतलब ये जो सीढ़ी के जो ऊपरी हिस्सा है उसकी हाइट डिक्रीज हो रही है, कम हो रही है, घट रही है, तो वो किस दर से कम हो रही है, ये आपको निकालना है। तो यहां पर पहले उसकी हाइट अगर हमने y मानी तो y में परिवर्तन हो रहा है, और किस दर से हो रहा है, तो इसका मतलब dy बाय dt का मान यहां पर आपको निकालना है। ठीक है, When the foot of the ladder is 4 मीटर away from the wall, और ये किस समय निकालना है, जब फुट ऑफ द लेडर जो है, मतलब कि ये वाला पार्ट जो सीढ़ी का सबसे निचला हिस्सा है, वो वॉल से कितनी दूरी पे है, दीवार से कितनी दूरी पे है, तो ये बोल रहा है 4 मीटर की दूरी पे है, तब इसका मान निकालना है। मतलब कब निकालना है, जब x की वैल्यू हम यहां पर क्या लेंगे, 4 लेंगे। ठीक है, ये आपको दिया हुआ है। तो ये सारा डेटा हमने पहले तो समझ लिया। अब देखिए, इसका हाइपोटेनियस तो फिक्स है इस राइट एंगल ट्रायंगल का, ठीक है, कर्ण तो तय है। आधार जो है 4 अगर होगा तो उस समय लंब मतलब कि परपेंडिकुलर का मान क्या होगा, तो यहां पर हम पाइथागोरस थ्योरम से परपेंडिकुलर की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहां पर एच की जगह पे आ जाएगा 5 स्क्वायर, परपेंडिकुलर यहां पर बी सी जो कि हमको पता नहीं है, प्लस बेस इसको ले लेंगे 4, तो ये हो जाएगा 4 स्क्वायर, ये आ जाएगा 25 25 और 16 इधर आ जाएगा -16 इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर, तो बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 9, जिससे आपको बी सी की वैल्यू मिल जाएगी 3। इस बी सी को हम यहाँ पर क्या मान लेंगे, y। तो जब y इज इक्वल टू 3 है तो उस समय किस दर से यहाँ पर परिवर्तन हो रहा है, ये आपको निकालना है। तो ये चीजें हमने यहाँ पर नोट डाउन कर ली। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए यहां पर हम ये देखते हैं कि भाई इन तीनों में क्या रिलेशन है। इन तीनों में पाइथागोरस थ्योरम से अगर देखा जाए तो ये रिलेशन है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये तो वो वाले मान है जब हमको दिए हुए कि इस समय क्या किस दर से परिवर्तन होगा, लेकिन x और y तो चेंज हो रहा है, ये वेरिएबल है। तो अगर इसे हम इक्वेशन के फॉर्म में लिखेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 स्क्वायर। ठीक है, मतलब कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 25। पाइथागोरस थ्योरम ही लगाया मैंने और कुछ नहीं किया। तो अब हम इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे t के रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में, क्योंकि देखिए आपको क्या निकालना है, dy बाय dt का मान निकालना है। तो जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2x इंटू डी एक्स अपॉन डी टी। वहीं जब इस टर्म को आप डिफरेंशिएट करोगे तो ये हो जाएगा 2y इंटू डी वाई बाई डी टी, और राइट साइड में 25 का डेरिवेटिव हो जाएगा 0। अब फर्दर इसको जब हम वैल्यू पुट करेंगे dx बाई डी टी की, जो कि देखिए हमको क्वेश्चन में दी हुई है, कितनी दी हुई है, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर 2 और x की जगह पे x का मान भी हमको यहाँ पर क्या लेना है, 4, और इधर पे आ जाएगा 2, क्योंकि dx बाई डी टी है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। 2 और यहाँ पर y का जो मान है वो कितना आ जाएगा, 3, 2 इंटू 3 डी वाई बाय डी टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। अब जब आप इन सभी को मल्टीप्लाई करोगे तो यह हो जाएगा 16। तो यहां पर आ जाएगा 16 प्लस 6 डी वाई बाय डी टी इज इक्वल्स टू 0। फर्दर सिंप्लीफाई करने पे 6 डी वाई बाई डी टी का जो मान आएगा वो आ जाएगा -16, जिससे कि आपको डी वाई बाई डी टी की वैल्यू मिल जाएगी -8/3। अर्थात या फिर इसका मतलब है कि जब हम इस सीढ़ी के निचले हिस्से को 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड के रेट से खींचेंगे तो इसका जो ऊपरी हिस्सा है ये 8/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड के रेट से नीचे की तरफ खसकेगा। तो ये होगा इस पार्ट का कंप्लीट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा, क्या लिखा है, सैंड इज पोरिंग फ्रॉम ए पाइप एट अ रेट ऑफ 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। सैंड मतलब कि रेत है, पोरिंग फ्रॉम ए पाइप, तो मान लेते हैं ये एक पाइप है और इस पाइप से रेत जो है इस तरह से गिर रही है। ठीक है, रेत इस तरह से इस पाइप से गिर रही है।
falling sand form a cone on the ground in such a way that the height of cone is always 1/6 of the radius of the base. तो जब यहां पर से रेत नीचे गिरेगी तो गिरने के कारण वो एक कोन टाइप का शेप बना लेगी, एक कोन के जैसा शेप बनाएगी. आपने भी कई बार देखा है जब कभी भी रेत के ढेर को इस तरह से ऊपर से गिराया जाएगा तो एक कोन के टाइप का शेप बनाता है. तो वही चीज यहां पर बता रहा है कि ये कोन का शेप बन रहा है. अब ये जो कोन का शेप बन रहा है वो ऐसा बन रहा है कि जो इस कोन की हाइट है वो 1/6 ऑफ द रेडियस है इसके बेस के. मतलब कि अगर मान लेते हैं ये हम कोन की हाइट हो गई h और ये कोन का रेडियस हो गया r, तो यहां पर h की जो वैल्यू होगी ये 1/6 टाइम्स ऑफ r के बराबर होगी, ऐसा लिखा है. अब आगे बोल रहा है हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ द सैंड कोन इंक्रीजिंग. तो इसके हाइट कितने रेट से या कितने तेजी से इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है, when the height is 4 सेंटीमीटर, जब उसकी हाइट 4 सेंटीमीटर है. तो यहां पर आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट मतलब कि dh/dt का मान निकालना है. और कब निकालना है? जब h की वैल्यू कितनी हो, 4 सेंटीमीटर हो तब. क्लियर है ये चीज? तो पहले तो हमने पूरा क्वेश्चन समझ लिया अच्छे से कि भाई कैसे कैसे बनेगा. अब ये देखते हैं कि ये वाली जो क्वांटिटी आपको दी हुई है दरअसल वो क्या है. ये दिया हुआ है किस रेट से ये जो रेत है इस पाइप से नीचे गिर रही है. तो वह है 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड. सेंटीमीटर क्यूब किसकी यूनिट होती है? वॉल्यूम की. मतलब वॉल्यूम में चेंज हो रहा है किसके रेस्पेक्ट में? s सेकेंड्स मतलब कि टाइम के रेस्पेक्ट में. तो यहां पर आपको dv/dt का मान दिया हुआ है और ये है 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड. मतलब इस कोन का वॉल्यूम इस दर से, इस रेट से बढ़ रहा है. अब वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है? तो वो होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h. ये होता है फॉर्मूला. तो अब कोन के वॉल्यूम में दो वेरिएबल आ गए, एक r और एक h. तो अब कैसे डिफरेंशिएट करें? तो उसके लिए देखो यहां पर ये वाली जो लाइन दी हुई थी वो यूज होगी. हाइट ऑफ द कोन इज ऑलवेज 1/6 द रेडियस. मतलब कि जैसे यहां पर मैंने लिखा था h इज इक्वल टू 1/6 r. इससे आपको क्या मिल जाएगा? इससे आपको मिल जाएगा r इज इक्वल टू 6h. ये वाली वैल्यू मिल जाएगी. तो अब हम इस r की जगह पे 6h रख देंगे. तो v इज इक्वल टू 1/3 पाई, ये हो जाएगा 6h होल स्क्वायर इंटू h. तो v इज इक्वल टू 1/3 पाई, 6 का स्क्वायर होता है 36, ये हो गया h स्क्वायर इंटू h. 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6. तो वॉल्यूम आ जाएगा 12 पाई h क्यूब. ये आ गया वॉल्यूम. अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे किसके रेस्पेक्ट में? टाइम के रेस्पेक्ट में, क्योंकि देखो टाइम के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव दिया हुआ है. तो dv/dt जब डिफरेंशिएट होगा तो 12 पाई एज इट इज. h क्यूब का डेरिवेटिव होता है 3h स्क्वायर इंटू dh/dt. तो कुछ ये वैल्यू आपको देखने को मिलेगी यहां पर. ठीक है. अब यहां पर देखो dh/dt का मान निकालना है, dy/dt का मान आपको दिया हुआ है, h का भी मान आपको दिया हुआ है. तो सारी चीजें यहां पर अब पुट कर देते हैं हम. जब पुट करेंगे तो dv/dt की जगह पे आ जाएगा 12 इज इक्वल टू 12 पाई इंटू 3 इंटू h स्क्वायर. h मतलब की हो जाएगा 4 स्क्वायर इंटू dh/dt. ये आ जाएगा. अब देखो ये 12 और ये 12 कैंसल हो जाएगा. 4 का स्क्वायर 4 4 16, 16 3 48, तो हो जाएगा 48. तो यहां पर आ जाएगा 1 इज इक्वल्स टू 48 पाई dh/dt. ये मिल जाएगा. तो dh/dt का जो मान आएगा वो कितना आ जाएगा? 1/48 पाई. इसका मतलब उस कोन की हाइट में किस रेट से परिवर्तन हो रहा है या किस रेट से बढ़ रही है? तो 1/48 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड, इस रेट से उसकी हाइट बढ़ रही है. ये होगा इसका सही जवाब. ठीक है.
तो यहाँ पर हमने कुछ प्रश्न देख लिए आज की क्लास में, जो कि रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी थे, मतलब कि एक राशि का दूसरे राशि के सापेक्ष में किस तरह से परिवर्तन होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ आज के, जिसका नाम है टेंजेंट एंड नॉर्मल। टेंजेंट मतलब कि स्पर्श रेखा, और नॉर्मल मतलब कि अभिलंब, जो स्पर्श रेखा के लंबवत होती है या परपेंडिकुलर होती है उसे बोला जाता है नॉर्मल। तो मान लेते हैं हमारे पास इस तरह से ये एक कर्व है, ये कर्व है या एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। यहां पर अगर मान लेते हैं ये एक बिंदु है P, जिसका की कोऑर्डिनेट है x1 y1। अगर हम एक लाइन, एक रेखा बनाएं जो कि इस बिंदु को छूते हुए या टच करते हुए जा रही है, तो इस तरह की लाइन को टेंजेंट बोला जाता है। और ये जो टेंजेंट है इस कर्व को एक ही पॉइंट पे कट करती है, और ऐसी लाइन जो इस टेंजेंट के परपेंडिकुलर होती है उसे नॉर्मल बोला जाता है, जिसको हिंदी में अभिलंब बोलते हैं। तो यहां पर नॉर्मल का मतलब है अभिलंब, ठीक है, अभिलंब, और टेंजेंट का मतलब होता है स्पर्श रेखा। तो यहां पर इस टॉपिक में हम यही दोनों टाइप की जो लाइंस है उनकी इक्वेशंस, उनके बीच में बनने वाले कोण, मतलब कि एंगल का मान क्या होगा, किस तरह से निकालेंगे, इक्वेशंस कैसे निकालेंगे, वो सारी चीजें देखेंगे। तो इसके लिए जो पहले जो कुछ प्री रिक्विजिट है, जो पहले से आपको जानकारी पता होनी चाहिए, वो मैं लिख देता हूं। देखिए, किसी भी रेखा का समीकरण निकालने के लिए भी, किसी भी लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए जो फॉर्मूला यूज होता है वो है y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स ऑफ x माइनस x1। यहां पर x1 y1 उस रेखा, उस लाइन का किसी भी एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट होता है, और m उस लाइन का स्लोप होता है। मतलब आपको दो चीजें पता होनी चाहिए, एक तो x1 y1 मतलब कि उस पॉइंट, उस लाइन पे कोई भी एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट, बिंदु का कोऑर्डिनेट, और दूसरा आपको पता होना चाहिए m का मतलब होता है स्लोप। तो आप उस लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से, ठीक है। तो यदि हमें अगर टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी, तो टेंजेंट का स्लोप चाहिए और टेंजेंट का एक पॉइंट चाहिए। मान लेते हैं पॉइंट x1 y1 है, और ये वही पॉइंट है जिस पॉइंट पे टेंजेंट बन रहा है, ठीक है। अब बच गया स्लोप। तो स्लोप कैसे निकलेगा? तो स्लोप निकालने के लिए हम कर्व की इक्वेशन को, मतलब ये y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाला जो फंक्शन है उसको डिफरेंशिएट कर देंगे x के रिस्पेक्ट में, dy बाय dx के रिस्पेक्ट में। y को डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, मतलब कि dy बाय dx का मान निकालेंगे। और यहां पर डिफरेंशिएट होने के बाद x और y की जगह पे x1 और y1 रख देंगे, जिससे कि हमें उस टेंजेंट का स्लोप मिल जाएगा। तो ये जो आपको फॉर्मूला दिख रहा है, ये दरअसल स्लोप ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला है। स्लोप ऑफ टेंजेंट मतलब कि स्पर्श रेखा की ढाल का फॉर्मूला। क्लियर है ये चीज? अब अगर हम बात करें नॉर्मल की, तो नॉर्मल और टेंजेंट दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं? अभिलंब होते हैं, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो हमें यह पता होता है कि अगर कोई भी दो लाइन परपेंडिकुलर है एक दूसरे की, मान लेते हैं पहले का स्लोप m1 है, दूसरे का स्लोप m2 है, तो परपेंडिकुलर लाइन के स्लोप का जो प्रोडक्ट होता है m1 इंटू m2 इज इक्वल टू क्या होता है? -1। इसे लिख लीजिएगा, m1 इंटू m2 इज इक्वल टू क्या होगा? -1। अगर लाइन 1 और लाइन 2 दोनों एक दूसरे के लंबवत है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तब। और यदि ये दोनों लाइन 1 और लाइन 2 एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो m1 और m2 मतलब कि दोनों का स्लोप जो है वो क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। कब होगा? जब लाइन 1 मतलब कि रेखा 1 और लाइन 2 दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। लेकिन फिलहाल यहाँ पर टेंजेंट और नॉर्मल तो एक दूसरे के परपेंडिकुलर ही होते हैं, तो मतलब इन दोनों के स्लोप में यही वाला रिलेशन लगेगा। अब ये वाला रिलेशन लगेगा तो देखो कैसे लगेगा। जैसे अगर हम स्लोप ऑफ टेंजेंट m इज इक्वल टू ऐसे निकालेंगे, तो जो स्लोप ऑफ नॉर्मल होगा m इज इक्वल टू, वो इसको रिवर्स कर दो, क्योंकि देखो m2 क्या हो जाएगा? -1 अपॉन m1। तो पहले नेगेटिव आ जाएगा और यहां पर dx बाय dy आ जाएगा। तो इससे आपको मिल जाएगा स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल।
तो ये हो जाएगा उसका फॉर्मूला। ठीक है, तो ये दो चीजें आपको ध्यान में रखनी है, स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ टेंजेंट के फॉर्मूले। पैरेलल लाइन है तो ऐसा होगा स्लोप, और परपेंडिकुलर लाइन है तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट क्या होगा, -1। तो ये कुछ चीजें आप लोगों को यहाँ पर पता होनी चाहिए। चलिए अब हम आगे चलते हैं, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, और इन बिटवीन अगर हमें कुछ और चीजों की जरूरत पड़ी समझने की तो मैं आपको बीच में कुछ पॉइंट्स नोट डाउन करा दूंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज इस टॉपिक पे टेंजेंट और नॉर्मल के सबसे पहले प्रश्न से। तो प्रश्न है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। तो आपको इक्वेशन निकालने, मतलब समीकरण निकालने, किसके किसके, स्पर्श रेखा टेंजेंट और नॉर्मल मतलब कि अभिलंब, इन दोनों रेखाओं के, इन दोनों लाइंस के आपको क्या निकालने हैं, इक्वेशंस निकालने हैं। टू द कर्व दिस एंड दिस, जो कि इन दोनों कर्व से बन रही है, और कहां पर बन रही है, एट थीटा इज इक्वल टू π/4। तो देखिए सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा, हमको स्लोप निकालना पड़ेगा। पहले हम टेंजेंट के स्लोप को निकालने पे फोकस करते हैं। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला क्या होता है, m इज इक्वल टू dy/dx होता है। और ये कब निकलेगा, जब थीटा की वैल्यू कितनी दी हुई है, यहाँ पर π/4 दी हुई है। तो सबसे पहला काम हम ये करते हैं कि स्लोप निकालने के लिए dy/d थीटा पहले निकाल लेते हैं। तो dy/d थीटा, देखो यहाँ पर मैं y को डिफरेंशिएट करता हूँ थीटा के रिस्पेक्ट में, थीटा के सापेक्ष में। तो a एज इट इज रहेगा, कॉस क्यूब का डेरिवेटिव का 3 cos स्क्वायर थीटा, फिर उसके बाद कॉस का डेरिवेटिव हो जाता है -sin थीटा। तो कुछ dy/d थीटा की वैल्यू ऐसी दिखेगी। जब आप dx/d थीटा निकालने जाओगे, मतलब कि जब आप इस वाली टर्म को डिफरेंशिएट करोगे, तो देखो ये क्या हो जाएगा, a sin क्यूब थीटा का डेरिवेटिव हो जाएगा 3 sin स्क्वायर थीटा इंटू साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, cos थीटा। अब आपको निकालना क्या है, dy/dx। तो उसके लिए आप इन दोनों इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दो एक दूसरे से। तो जब आप इनको डिफरेंशिएट करोगे, डिवाइड करोगे ऊपर वाले को नीचे वाले से, तो देखो dy/dx आ जाएगा, क्योंकि d थीटा और d थीटा तो कट जाएगा। यहाँ न्यूमरेटर में देखो a और a कटेगा, 3 और 3 कट जाएगा। यहाँ पर क्या बच जाएगा, -sin थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, और डिनोमिनेटर में क्या बच जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा बच जाएगा। अब देखो कौन कौन सी टर्म्स यहाँ पर चेंज होगी, यहाँ से एक साइन और एक साइन कटा, यहाँ से एक कॉस और ये कॉस कट गया। तो अब ऊपर में आपके पास क्या बच गया, न्यूमरेटर में बच गया माइनस कॉस थीटा, और डिनोमिनेटर में क्या बच गया, साइन थीटा, और कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट, तो ये आ गया माइनस कॉट थीटा। तो dy/dx का मान आपको मिल गया है -cos थीटा। लेकिन आपको स्लोप अभी नहीं मिला है। स्लोप निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, थीटा का मान रखना पड़ेगा। और थीटा का कौन सा मान रखेंगे, थीटा इज इक्वल टू रखना पड़ेगा π/4। तो यहां पर थीटा की जगह पे π/4 जब रखा जाएगा, तो यहां पर dy/dx cot π/4 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो dy/dx या फिर m बोल लो या फिर m1 बोल लो, जिसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1। और ये आपको क्या दे रहा है, m1 क्या दे रहा है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, मतलब कि स्पर्श रेखा का ढाल, ये आपको मिल गया -1। प्रवणता भी बोलते हैं इसको टेंजेंट को। ठीक है, ये हो गया। अब आपको निकालनी है उसकी इक्वेशन। तो जैसे मैंने बताया, इक्वेशन निकालने के लिए हमको दो चीजें चाहिए रहती है, एक तो स्लोप जो कि मिल चुका है, और दूसरा क्या चाहिए रहता है, दूसरा चाहिए रहता है हमको पॉइंट का कोऑर्डिनेट, मतलब कि x1 y1 इस केस में। तो x1 y1 कैसे मिलेगा, तो जो थीटा की वैल्यू दी हुई है उसको दोनों जगह पे रख दो, तो x की वैल्यू और y की वैल्यू मिल जाएगी। चलिए देखते हैं किस तरह से रखना पड़ेगा। तो जैसे कि पहले में x इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, a साइन क्यूब थीटा, तो थीटा की जगह पे आ जाएगा π/4। π/4 मतलब होता है 45 डिग्री, और साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2। तो x इज इक्वल टू आ जाएगा a 1/√2 का क्यूब, और जब इसका क्यूब निकालेंगे तो आ जाएगा a/2√2। उसी तरीके से जब हम y की वैल्यू निकालने जाएंगे तो इस जगह में थीटा की जगह पे रख देंगे π/4। cos π/4 की वैल्यू भी 1/√2 होती है।
तो ये आ जाएगा a इंटू 1/√2 का होल क्यूब, मतलब कि ये आ जाएगा a/2√2 कुछ इस तरह से। और उसके बाद हम यहां पर y माइनस y1 की जगह पे a/2√2 रख देंगे, इज इक्वल टू m, स्लोप हमारा क्या निकला -1, x माइनस x1 की जगह पे क्या रख देंगे a/2√2 रख देंगे कुछ इस तरह से। अब ब्रैकेट खुलेगा y माइनस a/2√2 इज इक्वल टू -x, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस a/2√2 कुछ इस तरह से आएगा। अब ये वाली टर्म इधर शिफ्ट कर देते, ये वाली टर्म इधर, तो यहां पर आ जाएगा y प्लस x इज इक्वल्स टू a/2√2 प्लस a/2√2। जब ये दोनों ऐड होगा तो y प्लस x इज इक्वल्स टू 2a/2√2 आएगा, जिससे ये दोनों कटने के बाद फाइनल इक्वेशन आएगी x प्लस वाई इज इक्वल्स टू a/√2। तो ये किसकी इक्वेशन, किसका समीकरण निकला है, टेंजेंट का। अब नॉर्मल का अगर आपको इक्वेशन निकालना है तो उसमें क्या चेंजेस होगा, बस स्लोप बदल जाएगा। अब जो इसका स्लोप है वो क्या होगा, तो इसका स्लोप, नॉर्मल का जो स्लोप है वो होगा m2 इज इक्वल टू -1/m1। हमने देखा था ना, परपेंडिकुलर होते हैं टेंजेंट और नॉर्मल, तो m1 m2 -1 होता है, तो ये वाला हो जाएगा -1/-1 मतलब कि +1। तो आप इस इक्वेशन में, जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमने लिखा था, उसमें बस इस -1 की जगह पे क्या लगा देंगे +1। तो जब आप +1 लगाएंगे तो y माइनस a/2√2 इज इक्वल टू x माइनस a/2√2 आ जाएगा, और ये दोनों टर्म्स आपस में कट जाएंगे, जिससे आपकी इक्वेशन मिल जाएगी y इज इक्वल टू x। और ये किसकी इक्वेशन है, ये नॉर्मल की इक्वेशन है। तो कुछ इस तरह से यह प्रश्न सॉल्व होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न देखिए क्या लिखा हुआ है, कर्व्स। तो यहां पर दो कर्व दिए हुए हैं। पहला कर्व है y(x) इज इक्वल टू y², दूसरा कर्व है xy इज इक्वल टू k। कट एट राइट एंगल, मतलब ये दोनों कर्व एक दूसरे को राइट एंगल पे कट कर रहे हैं, मतलब दोनों जब एक दूसरे को कट करेंगे तो दोनों के बीच में 90 डिग्री 90 अंश का कोण बन रहा है। तो ये कब होगा, इनमें से कौन सी कंडीशन पे। तो देखिए, जब भी कोई कर्व एक दूसरे को कट करते हैं, जैसे मान लेते हैं एक ये वाला कर्व है, दूसरा एक और कर्व ले लेते, मान लेते हैं ये वाला एक कर्व है, ये दोनों एक दूसरे को कट कर रहे हैं, तो इन दोनों में 90 डिग्री बन रहा है। ये हमको कैसे पता चलेगा, जब पहले वाले कर्व का टेंजेंट और दूसरे वाले कर्व का टेंजेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा, तब बोला जाता है कि ये दोनों कर्व जो है एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है या 90 डिग्री पे कट कर रहे हैं। तो यहां पर इस क्वेश्चन में कैसे हम ये कंडीशन चेक करेंगे कि कौन सी कंडीशन में ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो सबसे पहले हम दोनों का स्लोप निकालेंगे, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालेंगे, मतलब इसका और इसका। और अगर दोनों के टेंजेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो मतलब दोनों राइट एंगल पे कट कर रहे हैं। तो हम दोनों के टेंजेंट, मान लेते हैं इसका टेंजेंट का स्लोप m1 आया, इसके टेंजेंट का स्लोप m2 आया, तो इस कंडीशन के हिसाब से हम क्या लेंगे, m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1, और फिर चेक करेंगे कौन सी कंडीशन हमारे पास आती है। तो m1 निकालने के लिए इसको सबसे पहले डिफरेंशिएट किया जाएगा विद रेस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पर x का डेरिवेटिव तो 1 हो जाता है, इज इक्वल टू ये हो जाएगा 2y dy बाय dx आ जाएगा, और dy बाय dx मतलब m1 है, तो m1 की वैल्यू आ जाएगी 1/2y, कुछ इस तरह से। ये आ गया m1 का मान। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं xy इज इक्वल टू k वाली टर्म को, तो यहां पर प्रोडक्ट रूल लगेगा, x आ गया इंटू dy बाय dx प्लस y आ गया इंटू x का डेरिवेटिव क्या हो जाता है 1, और राइट साइड में k का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0, मतलब कि x dy बाय dx इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -y, मतलब कि dy बाय dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर -y/x आ गई। तो और ये जो dy बाय dx है, ये सेकंड वाले का टेंजेंट है, मतलब कि m2 की वैल्यू कितनी आ गई -y/x आ गई। ठीक है।
अब देखो टेंजेंट कौन से पॉइंट पे निकालना है हमको, जहां ये एक दूसरे को कट कर रहे हैं। तो अभी m1 और m2 में x और y की वैल्यू रखनी पड़ेगी। अब कौन सी वैल्यू रखी जाएगी, तो उसके लिए हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। पहली इक्वेशन है x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, दूसरी इक्वेशन है एक्स वाई इज इक्वल टू के। तो यहाँ पर x की जगह वाई स्क्वायर रख देते हैं, तो वाई स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल टू के, तो वाई क्यूब इज इक्वल टू क्या आ गया, के। तो y की वैल्यू क्या आ गई, k की पावर 1/3 ये आ गई y की वैल्यू। ठीक है, अब y की वैल्यू मिल गई, तो अब हम x की वैल्यू निकालते हैं। तो x की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करो, y की इस वैल्यू को यहाँ पर रख दो, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा k की पावर 1/3 पूरे की पावर 2, मतलब x की वैल्यू हो जाएगी k रेस टू पावर 2/3। ये आ गई आपकी x की वैल्यू। अब x और y दोनों की वैल्यू को यहाँ m1 और m2 की जगह पे रखते हैं, तो m1 इज इक्वल टू हो गया 1/2 और y की जगह पे आ गया k की पावर 1/3 और m2 की जगह पे हो गया माइनस y, मतलब कि माइनस k की पावर 1/3 डिवाइडेड बाय x, मतलब k की पावर 2/3। तो हमने ये वैल्यू रख दी। अब हम ये कंडीशन फॉलो करते हैं कि दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, -1। तो m1 इंटू m2 इज इक्वल टू क्या हो गया, -1। m1 की जगह पे है 1/2 k की पावर 1/3 इंटू माइनस k की पावर 1/3 अपॉन k की पावर 2/3। ये दोनों टर्म्स मल्टीप्लीकेशन में है, इज इक्वल टू क्या हो गया, -1। अब देखो कैसे सिंप्लीफिकेशन होगा। सबसे पहले इधर से ये वाली टर्म और ये वाली टर्म कट जाएगी, ये माइनस लेफ्ट का और राइट का कट जाएगा, तो आपके पास क्या बच जाएगा यहाँ पर 1/2 k की पावर 2/3 इज इक्वल टू 1। अब ये पूरी टर्म को उधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1 इज इक्वल टू 2 k की पावर 2/3। अब देखो फर्दर सिंप्लीफाई करने के लिए k के टर्म्स में लाने के लिए हमें दोनों तरफ क्यूब करना पड़ेगा। तो इधर पे हो जाएगा 1 का क्यूब, इधर पे हो जाएगा 2k की पावर 2/3 का क्यूब। तो 1 का क्यूब तो 1 होता है, 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8, और यहाँ पर क्यूब करेंगे तो k स्क्वायर आ जाएगा। तो 1 इज इक्वल टू 8k स्क्वायर, मतलब कि ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर। ठीक है, इसके अलावा और भी आप इसको शॉर्टकट में सॉल्व कर सकते हो, जैसे कि अगर यहाँ पर हम यहीं पर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते तो यहाँ पर आपको y वाली टर्म्स कैंसल आउट हो जाती, -1/2x बचता। आप सीधा x की वैल्यू को पुट करके भी सिंप्लीफाई कर सकते हो। ऑप्शंस पुट करके चेक करके भी शॉर्टकट तरीके से किया जा सकता है। फिलहाल हम एक फंडामेंटल कंसेप्ट समझ रहे हैं इसमें, इसलिए मैंने आपको डिटेल में समझाया कि क्या चीजें या क्या प्रोसेस यहां पर फॉलो होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है f of x इज इक्वल टू x की पावर x हैज ए स्टेशनरी पॉइंट। स्टेशनरी पॉइंट का मतलब है स्थिर बिंदु। तो f ऑफ x इज इक्वल टू x की पावर x एक स्थिर बिंदु होगा। इनमें से कौन से केस में, कौन से केस में ये स्थिर होगा, स्टेशनरी होगा? तो सबसे पहला काम हम y इज इक्वल टू x की पावर x इस तरह से ले लेते। अब देखो स्टेशनरी या स्थिर बिंदु कब है, जब y x के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रहा है, या फिर ये बोल सकते हैं dy बाई dx की वैल्यू क्या है, 0 है, तब ये स्टेशनरी पॉइंट होगा, स्थिर बिंदु होगा। तो यहां पर हम इस पूरे फंक्शन को डिफरेंशिएट करने के लिए पहले लॉग ले लेते हैं, लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं। तो राइट साइड में हो जाएगा log x, log y लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में log x की पावर x। फर्दर log y इज इक्वल टू ये हो जाएगा x log x हो जाएगा। अब डिफरेंशिएट करेंगे तो log y का डेरिवेटिव होता है 1/y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। राइट हैंड साइड में प्रोडक्ट रूल लगेगा, फर्स्ट फंक्शन सेकेंड का डेरिवेटिव, और सेकेंड फंक्शन log x फर्स्ट का डेरिवेटिव, मतलब x का डेरिवेटिव जो कि होता है 1। अब देखो यहाँ पर ये दोनों टर्म्स तो कट जाएंगी, ठीक है, और उसके बाद ये दोनों यहाँ पर कट गया, और यहाँ पर जो बचा क्या बच गया, 1/y dy बाई dx की जगह अब मैं सीधे 0 पुट कर देता हूं क्योंकि स्टेशनरी पॉइंट है। तो इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, 1 प्लस log x बच जाएगा। अब यहाँ पर ये पूरा वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगा, 0। तो 0 इज इक्वल्स टू 1 प्लस log x, आपके पास ये एक्सप्रेशन बच गई। अब इसके बाद इस 1 को उधर शिफ्ट करते हैं, तो log x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, -1।
दोनों तरफ एक्सपोनेंट ले लेते हैं तो e रेस टू पावर log x आ जाएगा, इधर पे e रेस टू पावर -1 आ जाएगा, e और log कैंसिल होगा, ये आ जाएगा x, और e की पावर -1 को 1/e लिखा जा सकता है। मतलब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/e। इसका मतलब ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर होगा इस केस में। क्लियर है ये चीज? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। यूजुअली अगर आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर अगर ये बुक देखोगे तो उसके क्वेश्चंस काफी अच्छे रहते हैं, हायर एंड वाले रहते हैं। और जैसा कि हमने देखा है कि पिछले साल जो ये लेक्चरर का एग्जाम हुआ था उसमें मैथ्स के क्वेश्चंस काफी टफ आए थे और कट ऑफ भी बहुत ही नीचे गया हुआ था। तो उसमें हायर लेवल के क्वेश्चंस पूछे गए थे जो कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर या फिर आईआईटी लेवल के जो क्वेश्चंस होते हैं उस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो चलिए उन्हीं में से एक क्वेश्चन ये देख लेते हैं। क्या लिखा हुआ है इस क्वेश्चन में? इसमें लिखा है ए लेडर, मतलब कि एक सीढ़ी है, 5 मीटर लॉन्ग, स्टैंडिंग ऑन ए हॉरिजॉन्टल फ्लोर, लीन्स अगेंस्ट ए वर्टिकल वॉल। तो पहला भी हमने कुछ इसी तरह का क्वेश्चन सॉल्व किया था, कुछ वैसे ही दिख रहा है। तो एक सीढ़ी है जो एक वॉल पे स्टैंड कर रही है, ये हो गई आपकी वर्टिकल वॉल, ये हो गया ग्राउंड, और यहाँ पर सीढ़ी है और सीढ़ी की लंबाई कितनी है, 5 मीटर है, ये आपको दी हुई है। ठीक है। If the top of the ladder slides down at a rate of 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, मतलब ये सीढ़ी का जो सबसे ऊपर वाला जो पॉइंट है वो नीचे की तरफ ड्रॉप डाउन हो रहा है, नीचे की तरफ गिर रहा है। किस रेट से ड्रॉप डाउन हो रहा है वो भी लिखा हुआ है, 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। मतलब कि इसको हम -10 सेंटीमीटर पर सेकेंड लिख देते हैं क्योंकि गिरावट हो रही है, उसमें कमी हो रही है। फिर क्या बोल रहा है, देन द रेट at which the angle between the floor and the ladder is decreasing। तो ये फ्लोर और ये लेडर, इन दोनों के बीच का जो एंगल है मान लेते हैं थीटा, तो थीटा में भी गिरावट होगी क्योंकि अगर ये नीचे आएगा तो ये एंगल भी कम होगा। तो ये एंगल किस रेट से कम हो रहा है वो निकालना है, मतलब डी थीटा बाय डी टी की वैल्यू आपको निकालनी है। और अगर मान लेते हैं इस चीज को मैं y ले रहा हूं तो आपको dy बाय dt की वैल्यू दी हुई है -10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब क्या बोल रहा है इसमें, द लेडर स्लाइड्स डाउन एट अ रेट ऑफ 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, देन द रेट एट विच द एंगल बिटवीन द फ्लोर एंड द लेडर इज डिक्रीजिंग व्हेन द लोअर एंड, मतलब कि जो निचला हिस्सा है 2 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल। तो ये कब बोल रहा है, जब ये वाला निचला हिस्सा वॉल से 2 मीटर के डिस्टेंस पे। तो मान लेते हैं इसको x है और x इज इक्वल टू 2 है, तब ये किस रेट से चेंज हो रहा है वो निकालना है। तो अगर x 2 होगा तो y की वैल्यू क्या होगी, पाइथागोरस से निकाल सकते हैं। तो यह आ जाएगा √21। आप निकाल के उस चीज को देख सकते हैं y की वैल्यू। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर डी थीटा बाय डी टी निकालना है, मतलब आपको थीटा के टर्म्स में यहाँ सारी चीजें मेंशन करनी होंगी। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि cos थीटा की जो वैल्यू होती है वो किस तरह से निकलती है। तो cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस यहां पर हमने लिया x है, हाइपोटेनियस 5 है, लेकिन आपको यहां पर परपेंडिकुलर के रेट चेंज दिया हुआ है तो इसलिए cos थीटा से काम नहीं बनेगा। यहां पर हमको sin थीटा लेना चाहिए। sin थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो ये हो जाएगा y अपॉन 5, ये आ जाएगा sin थीटा। ठीक है। अब यहां पर एक काम करते हैं, ये मीटर में, बाकी सारे सेंटीमीटर में, तो सभी को सेंटीमीटर में बदल देते हैं। तो ये हो जाएगा 200 सेंटीमीटर, ये हो 500 सेंटीमीटर, x जो है उसको भी सेंटीमीटर में बदलोगे तो 200 सेंटीमीटर, कुछ ऐसा आ जाएगा। अब इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू t। तो साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस थीटा, फिर इंटू डी थीटा बाई डी टी आ जाएगा। यहाँ पर ये 1/5 अलग कर दिया हमने, y का डेरिवेटिव हो जाएगा dy बाय dt, कुछ इस तरह से। ठीक है। अब देखो थीटा, cos थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो cos होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहाँ पर बेस कितना है 200, जब x2 मीटर है, और हाइपोटेनियस कितना है 500। तो यहाँ पर हमने रख दिया 200 अपॉन 500 और ये आ जाएगा डी थीटा बाय डी टी। यहाँ पर एक और चीज, ये y अपॉन 500 आएगा क्योंकि हम सेंटीमीटर में ले रहे हैं, तो यहाँ पर ये 1/500 हो जाएगा। ठीक है। और dy बाय डी टी की वैल्यू आपको दी हुई, कितनी दी हुई, -10
सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये दिया हुआ है, ठीक है। अब यहां पर ये 500 और ये वाला 500 कैंसल आउट हो जाएगा, डी थीटा बाई डी टी की वैल्यू जो आएगी वो आ जाएगी -10/200। अब एंगल में चेंज हो रहा है तो वो रेडियन पर सेकेंड के रेट से होगा। ये जीरो कैंसल, तो कितना आ गया 1/20 रेडियन पर सेकेंड। नेगेटिव ये शो कर रहा है कि डिक्रीज हो रहा है, तो डी थीटा बाई डी टी किस रेट से डिक्रीज हो रहा है, थीटा या जो एंगल है इन दोनों के बीच में किस रेट से कम हो रहा है, 1/20 रेडियन पर सेकेंड के रेट से कम हो रहा है। तो ये होगा इसका करेक्ट आंसर। तो कुछ इस तरह के क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, मतलब कि अवकलज के अनुप्रयोग से रिलेटेड टॉपिक से। इसी तरह और भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमसे कनेक्टेड रहिए और नेक्स्ट क्लास में हम आगे फर्दर क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। धन्यवाद।